देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद दोस्तों, चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे, जहां पर भाजपा के छुटभैया नेता की तरफ बर्ताव करने वाले गवर्नर के कारण पूरी तरीके से तमिलनाडु के अंदर रायता फैल चुका है। दोस्तों बताएंगे कैसे एक बड़ा उद्योगपति कांग्रेस पार्टी और विजय की सरकार बनने से रोकने के लिए पूरी तरीके से पैसे का खेल खेल रहा है दोस्तों। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने असली चाणक्य को मैदान में उतारा। इसके बाद से बीजेपी का समर्थन करने वाले एनडीए गठबंधन का एक विधायक ही गायब हो गया। दोस्तों बताएंगे कैसे उसका नेता भटकते भटकते पहुंच गया राजभवन यानी राज्यपाल के पास। और इसके बाद बताएंगे आगे क्या हुआ दोस्तों। और केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी किसको बनाने जा रही है मुख्यमंत्री। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के अंदर जिस अधिकारी के नेतृत्व में लड़ा गया पूरा चुनाव दोस्तों, उस अधिकारी को देने जा रही है भाजपा बड़ा तोहफा। और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आखिरकार तमिलनाडु में थालापति विजय की सरकार बनेगी यानी आम जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति की सरकार बनेगी और आखिरकार बीजेपी के राज्यपाल की होगी जोरदार तरीके की हार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 4 मई को देश के 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आते हैं दोस्तों। तमिलनाडु के भी नतीजे सामने आते हैं, लेकिन चौंकाने वाले नतीजे आते हैं और 108 सीटों के साथ में थालापति विजय की पार्टी टीवीके पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है दोस्तों। और राहुल गांधी फोन करते हैं। इसके बाद से सरकार बनाने को लेकर पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है दोस्तों, लेकिन बीजेपी के गवर्नर की हरकतों के कारण अभी तक सरकार नहीं बन पाई। और अब एक बड़े देश के नामी गिरामी पत्रकार ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। राजदीप सरदेसाई बताते हैं कि भाजपा का राज्यपाल आनाकानी यूं ही नहीं कर रहा है, इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी साजिश है दोस्तों। राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि तमिलनाडु के अंदर एक नेता है और एक व्यापारी है जो किसी भी हालत में थालापति विजय और वाम मोर्चा की सरकार नहीं बनने देना चाहते हैं। ये उद्योगपति सीधे तौर पर कुर्सी के इस खेल से सना हुआ है दोस्तों, यानी वो किसी भी तरीके से ये कुर्सी यानी तमिलनाडु जो देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक है, वहां की कुर्सी थालापति विजय के हाथ में नहीं जाने देना चाहता है। इसलिए जमकर पैसे और पूरी तरीके से तंत्र का उपयोग किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों राजदीप सरदेसाई ने उस उद्योगपति का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता है कि कौन ये उद्योगपति है जो तमिलनाडु के अंदर थालापति विजय को सरकार में नहीं आने देना चाहता और अपने व्यक्ति को बिठाकर पूरे तमिलनाडु के अंदर लूट मचाना चाहता है दोस्तों। ये वही उद्योगपति है जिसे लेकर महाराष्ट्र में सवाल खड़े किए गए थे और दावा किया गया था कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के पीछे इसी उद्योगपति का हाथ था दोस्तों, जिसने 2 बड़ी पार्टियां यानी 2 एक दूसरे के खिलाफ वाली पार्टी जिसमें एनसीपी और बीजेपी और शिवसेना इन तीनों को बल्कि एक साथ में लेकर आ गया था दोस्तों। ये सारा खेल पैसे का हुआ था। ऐसे ही तमिलनाडु के अंदर ये बिजनेसमैन पूरी तरीके से राजनीतिक खेल खेलकर पैसे का इस्तेमाल करके 2 पुरानी पार्टियों को साथ में लाकर थालापति विजय को सत्ता में आने से रोकना चाहता है दोस्तों। ये तमिलनाडु के विकास पर, तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है। आप लोग जानते हैं कि कौन ये उद्योगपति है जो डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में गठबंधन करवाकर खुद के मुख्यमंत्री को बिठाकर पूरी तरीके से राज्यों के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। अगर आप भी मानते हैं कि ये बात तमिलनाडु की सारी पार्टियों को समझ में आना चाहिए कि ये पूरा बिजनेस का खेल चल रहा है और उद्योगपति पैसा दे देकर चुनाव के नतीजों को खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तमिलनाडु के अंदर कभी जीत नहीं पाएगा दोस्तों। राजदीप सरदेसाई की ओर से किए गए इस दावे के बाद सनसनी तो मचा ही, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने अब अपने दक्षिण के असली चाणक्य को मैदान में उतारा है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी समझ गई है कि तमिलनाडु के अंदर अभी सरकार बनाने को लेकर स्थिति अनुकूल नहीं है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 के 5 विधायकों को बगल के राज्य कर्नाटका में भेजने का फैसला लिया है दोस्तों। पहले तेलंगाना भेजने को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन बाद में फैसला लिया कि नहीं, कर्नाटका भेजते हैं, क्योंकि कर्नाटका में डीके शिव कुमार तो पहले से ही मौजूद है और डीके शिव कुमार हमेशा से कांग्रेस पार्टी के लिए एक संकट मोचक के तौर पर जाने जाते रहे हैं दोस्तों। चाहे कर्नाटका में 5 साल लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार चलाने का मामला हो या फिर राजस्थान का मामला हो या किसी अन्य राज्य का मामला हो, इनकी बड़ी भूमिका रही है दोस्तों। ऐसे में एक बार फिर से डीके शिव कुमार मैदान में कूदे हैं दोस्तों। डीके शिव कुमार के आते ही पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर खेलने लगी है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि तमिलनाडु के अंदर एएमएम के पार्टी के एक विधायक ही गायब हो गए दोस्तों, यानी एनडीए गठबंधन की जो पार्टी एएमएम के पार्टी है, जो दिनाकरण की पार्टी है दोस्तों, जिसके एकमात्र विधायक थे, वो विधायक गायब हो गए। जिसके बाद दिनाकरण भागते भागते राजभवन पहुंचे यानी राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, उनको कहने के लिए कि हमारा विधायक गायब हो गया, हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो होटल में है ना घर पर है, पता नहीं कहां चला गया। कुल मिलाकर दोस्तों जब से डीके शिव कुमार के हाथ में नेतृत्व आया तब से ये विधायक गायब बताया जा रहा है, ऐसा चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही है और दिनाकरण कहीं ना कहीं बौखला चुके हैं कि उनका विधायक कहां चला गया। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर और विधायक भागेंगे, अभी तो शुरुआत है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि तमिलनाडु पर एक उद्योगपति कब्जा करना चाहता है और इसके लिए ही पूरा ड्रामा रचा जा रहा है दोस्तों। लेकिन अंतोगत सच्चाई यह है कि थालापति विजय के पास ही बहुमत का आंकड़ा है और वो सरकार बनाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि डीएमके और एआईएडीएमके वाले अगर गलती से भी उद्योगपति के दबाव में साथ में आ गए तो आगे सारा खेला हो जाएगा और थालापति विजय अपने पोस्ट से इस्तीफा देकर अगले चुनाव में इन सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
ये बात बिल्कुल भी धोखा नहीं है या फिर ये बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोला जा रहा है कि एआईएडीएमके और डीएमके पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है। दरअसल दोस्तों ये बात वास्तविकता है, क्योंकि सीपीएम पार्टी के वरिष्ठ नेता एमए बेबी ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि डीएमके पार्टी के लोग चाहते थे कि एआईएडीएमके सरकार बनाने का दावा करे तो डीएमके पार्टी उसको सपोर्ट करे, समर्थन करे। ऐसे में डीएमके पार्टी को लेकर ये एक बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों की अंदर खाने डीएमके पार्टी एआईएडीएमके यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने पर तुली हुई है दोस्तों। और थालापति विजय को जैसे तैसे सरकार में आने से रोकने की कोशिश की जा रही है, यानी वो जो उद्योगपति वाली बात राजदीप सरदेसाई ने बोली है दोस्तों एकदम सही है। और डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को साथ में लाया जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि कोई नेता ऐसे ही साथ में नहीं आता, जरूर पूरा कैश और पैसे का खेल चल रहा होगा। बिना पैसे के खेल में तो लोगों की भावनाएं पलटती नहीं है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु की आम जनता को किसी उद्योगपति के हाथ में गिरवी देने की ये एक बड़ी साजिश चल रही है, जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। और एआईएडीएमके वाले तो अपने विधायकों को लेकर पुडुचेरी में बैठे हुए हैं दोस्तों। उनको लग रहा है कि डीएमके की ओर से समर्थन का आश्वासन मिल जाएगा तो वो अपने विधायकों को लेकर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंच जाएंगे। और उसके बाद गवर्नर तो भाजपा वाला है ही, वो तो इजाजत दे भी देगा दोस्तों। तो इस तरीके से गवर्नर के खेला को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एआईएडीएमके के लोग पुडुचेरी में मौजूद है, कांग्रेस के लोग कर्नाटक में मौजूद है और वीसीके पार्टी ने समर्थन को लेकर कुछ बड़ी शर्तें रखी है दोस्तों। ऐसे में चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर जो बात अखिलेश यादव बोल कर आए हैं दोस्तों, वो बात सबसे ज्यादा सही है। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव के अंदर एसआईआर से ही पूरा चुनाव पलट दिया गया है दोस्तों, बल्कि एसआईआर तो एक चीज थी, ऐसे अलग अलग मल्टी लेयर की चीजें हैं, यानी परत दर परत कई सारे ऐसे मामले हैं जिन सबको अपने हिसाब से बीजेपी ने बदला और उसके बाद नतीजों को बीजेपी के पक्ष में किया दोस्तों, जिसमें एसआईआर एक है। दूसरी चीज अधिकारियों का तबादला ट्रांसफर है दोस्तों। तीसरा कार्यकर्ताओं पर हिंसात्मक तौर पर एक्शन लेने से जुड़ा हुआ मामला है। चौथा रुपए पैसों का धुएंधार खर्च करना है। पांचवा पार्टी के लोगों को तोड़ने से जुड़ा हुआ मामला। ऐसे कई सारे मामले हैं दोस्तों और अलग अलग लेयर में, यानी परत दर परत पूरा बंगाल का चुनाव एक षड्यंत्र के तहत रचा गया दोस्तों और उस रचने के हिसाब से पूरा काम किया गया। ऐसे में पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान एक व्यक्ति की जो सबसे ज्यादा चर्चा थी दोस्तों, वो मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीईओ मनोज अग्रवाल की चर्चा चल रही थी दोस्तों। 1990 बैच के आईएएस अधिकारी है अग्रवाल और इन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच चल रही है दोस्तों। उनकी पत्नी और ससुर से भी पूछताछ की गई है, हालांकि बाद में ये मामला बंद कर दिया गया। चुनाव संपन्न होने के बाद प्रशासन के शीर्ष पोस्ट पर उन लोगों को नियुक्ति दी जा रही है दोस्तों जिनकी मौजूदगी में चुनाव कराए गए थे और भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। पश्चिम बंगाल कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल को लेकर ये जानकारी दी गई है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जुलाई महीने में रिटायर्ड होने वाले अधिकारी यानी केवल 2 महीने बाद रिटायर्ड होने वाले अधिकारी को इस तरीके से अगर शुभेंदु अधिकारी या पश्चिम बंगाल का चीफ सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, तो ये साफ तौर पर दोस्तों चुनाव इन अधिकारियों ने कैसे करवाए होंगे आप लोग इन्हीं बात से समझ सकते हैं कि चुनाव खत्म होते ही इन लोगों को एकदम मलाईदार पोस्टिंग मिलनी शुरू हो गई है। और जो अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल के अंदर बोल कर आए थे दोस्तों, बात एकदम सही है कि इन सारे अधिकारियों को मलाईदार मंत्रालय दिया जाएगा। इन सबको यह वादा किया गया था कि अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया तो सबको प्रमोशन दिया जाएगा, मलाईदार मंत्रालय दिया जाएगा। और इस तरीके के वादों के कारण ही इन अधिकारियों के अंदर इस तरीके का जोश था दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये बात अखिलेश यादव ने बोली थी और काफी सोच विचार कर उन्होंने बोली थी, अब ये दिखाई भी देने लगा है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर निशाना साधते बड़ी बात बोलते हैं दोस्तों। राहुल गांधी हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद थे, जहां पर पार्टी के नेता बृजेंद्र सिंह के द्वारा अपनी यात्रा के समापन को लेकर राहुल गांधी को बुलाया गया था यात्रा में शामिल होने के लिए, यानी यात्रा के अंतिम दिन राहुल गांधी से समर्थन के लिए आने के लिए बोला गया था दोस्तों। राहुल गांधी पहुंचे भी। राहुल गांधी जैसे ही गुरुग्राम पहुंचे, हरियाणा पहुंचे, सारे पार्टी के नेता मंच पर दिखाई दिए दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ नेता रणवीर सिंह सुरजेवाला और प्रदेश के प्रभारी बीके हरिप्रसाद समेत कई और नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जितना चाहे वोट चोरी कर ले, लेकिन उन्होंने जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, उनको आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस के नेता बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा में शामिल हुए दोस्तों। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचन आयोग नौकरशाही को नियंत्रण करते हैं और कांग्रेस के नेता ने कहा कि ये प्रधानमंत्री बीजेपी के लोग सोचते हैं कि अब इनका ही राज रहेगा, लेकिन कोई रोक नहीं सकता। इस तरीके के ये दावे करते हैं, मगर इन सबको आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को बेचने का काम कर रहे हैं, तो वही मिलकर इनको सबक सिखाएंगे दोस्तों। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बब्बर शेर है, नरेंद्र मोदी और भाजपा को हम जरूर हराएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी आज की डेट में बीजेपी के सामने खड़ी नहीं हो सकती, केवल एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही जोरदार तरीके से शिकस्त देगी दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग सत्ता में आते
आते ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कुछ ऐसा करेंगे कि ये हमेशा हमेशा याद रखेंगे। जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वोट चोरी को लेकर आम जनता के बीच में आक्रोश देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी लगातार जमीन पर उतरकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं है, इसके बावजूद बृजेंद्र सिंह यात्रा निकाल रहे हैं, इसी तरीके से अन्य राज्यों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सीखना चाहिए जो एसी रूम में बैठकर राजनीति करते हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों में बड़ी हार मिलने के बाद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पोस्ट से इस्तीफा नहीं दिया। ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तो ममता बनर्जी से मिलने के लिए जाएंगे ही, अभी तो बहुत लोग जाने वाले हैं, जो जा रहे हैं सबका सूपड़ा साफ होने वाला है। उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव का सूपड़ा साफ होगा। बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष इस बात का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के नेता जिस तरीके के अहंकार में आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है, वरना भारतीय जनता पार्टी का घमंड ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक यात्रा निकाली। दोस्तों, इस यात्रा में आम जनता का, किसानों का जोरदार तरीके का समर्थन मिला और इसके समापन पर राहुल गांधी गए। दोस्तों, ऐसे में बृजेंद्र कहते हैं कि पिछले 7 महीने से हमारे सामने कई मुद्दे सामने आए, वोट चोरी, बेरोजगारी, किसानों की दुर्गति और ध्वस्त कानून व्यवस्था। सद्भाव यात्रा के दौरान बीजेपी आरएसएस का दलित विरोधी चेहरा भी सामने आ गया है। हमने यह भी देखा कि बीजेपी सरकार ने मनरेगा को खत्म कर समाज के सबसे पीछे और गरीब वर्ग पर चोट पहुंचाया है। मनरेगा से रोजगार की आधारभूत सुविधा को खत्म किया गया है। मेरा मानना है कि ऐसी यात्रा देश के अलग अलग राज्यों के अंदर जरूर होनी चाहिए, ताकि आम जनता से मुलाकात किया जा सके, उनके असली मुद्दों को जाना जा सके। ऐसे में आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। राहुल गांधी पूरी तरीके से बृजेंद्र सिंह के साथ खड़े दिखाई दिए। मंच पर कई सारे नेता असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी का स्पष्ट संदेश है कि जो नेता आम जनता के बीच में रहेगा, सड़कों पर संघर्ष करेगा, पार्टी उनको आगे बढ़ाएगी। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें अब पूर्व के राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 4 बड़े चेहरे हैं। दोस्तों, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन चारों को लेकर पूरी तरीके से सबके सामने बता रही है कि ये सबसे बड़े हिंदुत्व का चेहरा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये सारे के सारे लोग या तो कांग्रेस पार्टी या आरजेडी होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए। दोस्तों, जो अपडेट है वो ये की 2014 के चुनाव और 2016 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जिन नेताओं को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक बताते थे दोस्तों, यानी पश्चिम बंगाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और उनका वीडियो भी जारी किया था जिसमें वो लेन देन करते हैं। ऐसे में दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी पर लगे भ्रष्टाचार के कई सारे गंभीर आरोप और उसके बाद ये सब बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। पहले कांग्रेस में, फिर टीएमसी में जाते हैं, फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। ऐसे ही दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता माणिक साह को त्रिपुरा का बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। दोस्तों, ऐसे ही हिमंता बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के नेता रहे कई सालों तक, कई दशकों तक, दोस्तों उनको बीजेपी ने असम का मुख्यमंत्री बनाया है। और सम्राट चौधरी जो आरजेडी में कई सालों तक रही, दोस्तों कई दशकों तक रहे, उनको बीजेपी में मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े चेहरों को ला कर अपने साथ में लाकर जैसे तैसे सत्ता हथियाना चाहती है दोस्तों, और धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी ही पार्टी से नाराज होते चले जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे नेता और ठेकेदारों के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, ये खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है दोस्तों, जहां पर सोलन नगर निगम यानी सोलन म्युनिसिपैलिटी के अंदर चुनाव में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध अतिक्रमण करने वालों पर सीधी गाज गिराई है दोस्तों, और नामांकन पत्रों की छटनी की गई। इस दौरान 3 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा शामिल है। दोस्तों, इस कार्रवाई का सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को संगठन के नुकसान के तौर पर उठाना पड़ा है। बीजेपी के प्रत्याशी पीयूष गर्ग का नामांकन खारिज कर दिया गया। जांच में पुख्ता सबूत मिले और उनके द्वारा प्रतिबंधित स्कूल ने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के द्वारा 403 वर्ग मीटर बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा करना ऐसे आरोप लगाए गए। तो उसके बाद देखा गया दोस्तों किस तरह की कार्रवाई हो गया। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर बुरी तरीके से फंसी और जैसे जैसे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि निर्दलीय लोगों के भी नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। दोस्तों, के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 2020 के अंदर टीएमसी छोड़कर आए थे और इससे पहले माणिक शाह 2016 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए। उनको त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसे में त्रिपुरा के 2022 के मुख्यमंत्री वो बन गए। हिमंता बिस्वा शर्मा 2015 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 2021 के अंदर असम के मुख्यमंत्री बन गए। सम्राट चौधरी 2017 में जेडीयू छोड़कर बीजेपी में आए और 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। और इसी तरीके से
से उत्तर भारत के अंदर और पूरब के अंदर जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वे लोग जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर आ रहे हैं उन लोगों को बीजेपी सारी जिम्मेदारी दे रही है दोस्तों। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी अगला मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर चुकी है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंशन पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। जो अपडेट है वो ये की शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें पार्टी की गुजरात इकाई के इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक के पेज को सस्पेंड किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की और बिना नोटिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील शादन फरासत ने पीठ से कहा कि उनका पोर्टल बंद हो गया और इसकी चेतावनी नोटिस भी जारी नहीं किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT अधिनियम 2000 की धारा 69A सरकार के द्वारा भारत के अंदर संप्रभुता, अखंडता और रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक मामले को लेकर कार्रवाई करने का पावर देता है, लेकिन सवाल ये उठाया गया कि इस बारे में पहले चेतावनी जारी की जाती है, गाइडलाइंस जारी किया जाता है, उसके बाद अगर गाइडलाइंस नियमों का पालन ना हो तब जाकर कार्रवाई होती है। ये अचानक से इस तरीके की कार्रवाई का दावा करना कहीं ना कहीं गंभीर सवालों को जन्म देता है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो काम करके दिखाया है इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के नेता रेवंत रेड्डी सरकार चला रहे हैं और रेवंत रेड्डी को लेकर अपडेट यह है कि 2024 के अंदर एनसीआरबी का आंकड़ा जो आता है, यानी 2024 साल को लेकर एनसीआरबी का आंकड़े में दावा किया गया है कि एक भी किसान ने अपनी जान नहीं दी है, यानी एक भी किसान ने अपनी जान इस बात को लेकर नहीं दी है कि राज्य के अंदर उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। एक तरीके से दोस्तों किसानों के जान लेने को लेकर यानी उचित दाम नहीं मिलने को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है दोस्तों। ऐसे में तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी सभी लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें हज यात्रा के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान सामने आया है दोस्तों। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि ईरान अमेरिका तनाव के बीच तेल के दाम बढ़ने के कारण हज यात्रा के किराए में जो 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है उसे तेलंगाना सरकार अदा करेगी और हज 2026 के लिए भारत की हज कमेटी में बढ़े हुए एयर फेयर का प्रति व्यक्ति यात्री 10,000 रुपए अतिरिक्त भुगतान कांग्रेस पार्टी की सरकार तेलंगाना की सरकार करेगी दोस्तों। कुल मिलाकर मुस्लिम समाज के लोगों के लिए सुविधा करने की कोशिश की जा रही है, यानी हज यात्रा महंगी हो रही है तो कांग्रेस पार्टी सरकार इसको कवर करेगी और आम जनता को हज यात्रा के लिए सुविधा मुहैया कराने का फैसला लिया गया। अब देखना यह होगा कि तेलंगाना के अंदर क्या फैसला लिया जाता है दोस्तों। आम जनता तेलंगाना के अंदर किस तरीके की सरकार चाहती है और आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार जानकारी पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। ये बात सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे तुष्टिकरण की राजनीति बताएंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ग्रेटर हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों के अंदर कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जाए, निशाने पर लिया जाए। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पूरी तरीके से तैयार है बीजेपी के किसी भी निशाने को लेकर, हमले को लेकर। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें केरल में तय हो चुका है कि आखिर कौन कांग्रेस पार्टी का सीएम बनेगा दोस्तों। 3 दावेदारों में तगड़ी जोर आजमाइश चल रही है। जो अपडेट है वो ये कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद असम से लेकर बंगाल के अंदर प्रचंड जीत और केरल में कांग्रेस और थालापति विजय को मिली जोरदार तरीके की समर्थन के बाद पूरी तरीके से दक्षिण भारत के अंदर राजनीतिक हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बीच अब जो अपडेट आ रही है वो ये कि थालापति विजय की पार्टी टीवी के पार्टी अब कोशिश कर रही है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन का हिस्सा बने रहे और लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करे। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी को थालापति विजय का समर्थन मिल रहा है, लेकिन पार्टी तेलंगाना और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भी अपने आप को मजबूत रखना चाहती है दोस्तों। ऐसे में केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता चेन्नई में मौजूद है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि पूरी कोशिश चल रही है कि चेन्नई के अंदर सरकार बनाई जाए, यानी तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी सरकार का हिस्सा बने और थालापति विजय राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के पोस्ट संभाले दोस्तों। इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। अगर आप भी मानते हैं कि थालापति विजय की ही सरकार बनेगी, कितनी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी और कोई इस बात को मना नहीं कर रहा कि राज्य के अंदर एक बार फिर से थालापति विजय और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी दोस्तों। और इसके लिए पूरे प्रयास दिन रात किए जा रहे हैं। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। लेकिन केरला के अंदर मुख्यमंत्री बनाने को लेकर खड़गे को पूरी रिपोर्ट दे दी गई है। जो अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता अजय माकन और मुकुल वासनिक ने एक एक विधायक से बातचीत की है कि किसको अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और इसके बाद चर्चा की पूरी रिपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल्ली भेज दी गई है। वो दिल्ली में तय करेंगे कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा केरल के अंदर दोस्तों, यानी विजय और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर किसको मंत्री बनाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गेम्स क्राफ्ट के 3 संस्थापक गिरफ्तार, बेंगलुरु के अदालत में पेश किए गए और दिल्ली, एनसीआर और कर्नाटका के 17 ठिकानों पर छापेमारी गई है। जो अपडेट है दोस्तों वो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है, गेम्स क्राफ्ट से जुड़ी हुई है और कार्रवाई करते हुए इसके 3 संस्थापकों को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को यह गिरफ्तारी धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान दीपक सिंह और पृथ्वीराज सिंह और विनोद तनेजा के तौर पर की गई है। दोस्तों आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि दीपक सिंह और पृथ्वीराज सिंह दिल्ली के अंदर एनसीआर क्षेत्र में हिरासत में लिए गए हैं। जांच एजेंसियों के द्वारा गेम्स क्राफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थानों पर कार्रवाई और तेज कर दी गई है। 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ऑनलाइन इलीगल गेमिंग से जुड़ा पूरा मामला है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कार्रवाई कितने देर तक होगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमूमन जो छापेमारी होती है वो केवल चुनाव के इर्द गिर्द तक रहता है। और आप लोग जानते हैं कि चुनाव में जब तक सारे लोग जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हो वो बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेक देते, तब तक तो ऐसा ही चलता रहता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद, जय भारत।